एक महिला को कैंसर हो जाता है। वो कैंसर के आखिरी स्टेज पे चल रही होती है, मतलब कि उस स्टेज पर जहां पर कैंसर ठीक ही नहीं हो सकता। पति उसे तकलीफ में देखता है और बहुत परेशान होता है, क्योंकि पति अपनी पत्नी को जान से भी ज्यादा चाहता था, पर आखिर वो उसकी तकलीफ को सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी पत्नी तकलीफ में है और मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन रात में वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को इस तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिला दूंगा और इस दुनिया से अलविदा कहला दूंगा। ना मैं उसकी तकलीफ देख पाऊंगा और ना मैं उसे देख पाऊंगा। इसके लिए वो बहुत सारी नींद की गोलियां लाता है, पत्नी के लिए दूध गर्म करता है, उस दूध में नींद की गोली मिलाता है और पत्नी को खिला देता है। पत्नी खत्म हो जाती है और उसके साथ ही उसकी तकलीफ भी खत्म हो जाती है और पत्नी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। पर ये जो कहानी पत्नी की तकलीफ से शुरू हुई थी, ये 5 लोगों की कत्ल पर खत्म होने वाली थी। एक के बाद एक वो व्यक्ति कत्ल करता चला गया और कुल उसने 5 कत्ल कर दिए। वो छठा कत्ल करने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी योजना फेल हो गई। इन 5 कत्लों के पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कत्ल किसने किए, किसके किए, क्यों किए, इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी में आपको मेरे साथ मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सत्य घटनाएं आपको मिलती रहें। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की वजह ऐसी भी हो सकती है और उस कत्ल के पीछे का कारण ये भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा और वहां पर 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे का वाक्य होगा। एक महिला होती है जिसका नाम रेखा होता है और उसके बाद लिखा हुआ होता है नीचे कि अब ये चारों लोग नहीं रहे। सबसे पहले नजर पहुंचती है पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की। वो स्टेटस चेक करता है और देखता है कि पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें स्टेटस पे लिखा था कि ये रेखा की फोटो है और उसके नीचे के जो 4 लोग हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो आखिरकार करे तो करे क्या। तो पहले सबसे पहले जाता है और पड़ोस के मकान में झांक कर देखता है तो वहां पर उसे 2 लाश दिखती हैं। जैसे ही उसे लाश दिखती है वो शक पका जाता है, घबरा जाता है, हाथ पैर उसके कांपने लगते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो पुलिस से कहता है कि साहब जल्दी आ जाइए, एक मकान में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और स्टेटस मैंने देखा है। 5वां जो सदस्य था वो घर से लापता था और जो व्यक्ति लापता था उसका नाम था मुकेश। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढ लीजिए, तलाश कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ भी कुछ गलत हो जाए, कुछ अनर्थ हो जाए। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है, ऊपर के अधिकारियों को फोन करती है और जो नंबर लिखा हुआ था उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करना शुरू करती है। आखिरकार वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ गया, ये किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन अब ये लोकेशन ट्रैक होती है तो पता चलता है कि वो किसी रेलवे पटरी के पास है। जीआरपी को फोन किया जाता है और जीआरपी की नजर उसे पकड़ती है और जीआरपी उसे पकड़ लेती है। जीआरपी पकड़कर थाने लाती है। लिखा पढ़ी करने के बाद संबंधित लोकल पुलिस को उसे हैंडओवर कर देती है। अब जब पुलिस उसे पकड़ती है और उससे कहानी पूछती है तो जो कहानी सामने आती है वो कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल करवा चौथ का ये समय था और वो अपनी पत्नी से बोलता है जिसका नाम मुकेश होता है, यानी वो रेखा से कहता है कि जो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रिश्तेदार उन पैसों को हड़प चुके हैं। हमारे रिश्तेदार लगभग 10 लाख रुपयों को हमसे हड़प चुके हैं। जमीन पर भी विवाद चल रहा है, कारोबार पूरा ठप हो चुका है और मैं बहुत परेशान हूं, करूं तो आखिर करूं क्या। अब मैं सोच रहा हूं जान दे दूं, अपने आप को खत्म कर लूं। बस जान देने की बात पत्नी से कही तो पत्नी कहती है कि आप अकेले ऐसा क्यों करोगे, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा, आप जो करोगे हम भी आपके साथ करेंगे। और वो समझाने की बहुत कोशिश करती है, पति को समझाने की कोशिश करती है कि आगे ऐसा कुछ ना करे, आखिर करवा चौथ का त्यौहार है, त्यौहार निकल जाने दीजिए और अगर आप कुछ ऐसा गलत करो तो हमें अकेले मत छोड़ना, हम आपके अकेले बिना नहीं रह पाएंगे। और ये बात कुछ हद तक सही भी है कि जब पति परेशानी में होता है तो पत्नी भी उसकी परेशानी में उसका साथ देती है और पत्नी अगर पति गलत कदम उठाएगा तो पत्नी भी गलत कदम उठा लेती है, क्योंकि दोनों ही जीवन के
गाड़ी के पहिए होते हैं, अगर एक पहिया हट जाए तो दूसरा पहिया ज़्यादा चल नहीं पाता। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब वो त्योहार निकल जाता है, वक्त बढ़ने लगता है। एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं और जो सदस्य का मुखिया होता है उसका नाम मुकेश होता है और लगभग उसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी रेखा होती है जिसकी उम्र 45 साल के आसपास होती है, बेटी भाव्या जिसकी उम्र 21 साल, छोटी बेटी काव्या जिसकी उम्र 16 साल और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम अभिष्ट होता है जिसकी उम्र 13 साल होती है। परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे, पति, पत्नी, उसकी 2 बेटी और बेटा। यह 2022 में एक लड़की डीयू में बीकॉम एडमिशन करा दिया गया था और 10 नवंबर 2024 को इसे अपने स्कूल जाना था, यानी कि इसको अपने डीयू में कॉलेज में एडमिशन लेना था। वो पापा से कहती है कि पापा मुझे कॉलेज जाना है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाने दो। पापा कहते हैं कि आज की रात रुक जाओ, कल चले जाना। यानी कि 10 नवंबर 2024 को बेटी घर से निकलने वाली थी और रविवार का वो दिन था, यानी कि अगले दिन 11 तारीख थी। सोमवार का जो दिन था स्कूल उसे जाना था तो वो बेटी को रोक लिया गया और 10 तारीख की रात को अपनी पत्नी से फिर दोहराता है कि करवा चौथ हो गई है और हमने ये सब कर लिया है, अब हम अकेले नहीं जीना है, जान देनी है। मुझे तो पत्नी कहती है कि आप ये सब अकेले क्यों करोगे, अगर जाना है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। जब पत्नी ये कहती है तो पति की पूरी प्लानिंग हो जाती है। पति पत्नी दोनों मिलकर आपस में प्लान करते हैं कि इस घटना को कैसे अंजाम देना है, कब देना है और किस तरीके से देना है। अब अगले दिन यानी कि 11 नवंबर की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वाक्य है। वह नींद की गोली देने का प्रोग्राम बनाता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, वाक्य को देने के लिए उसने अपने दिल और दिमाग को मजबूत कर लिया था। वो अपनी पत्नी को गोली देता है, साथ ही बेटियों को, बच्चों को भी गोली दे देता है और ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी के मुंह से झाग निकलने लगता है। तो पत्नी कहती है कि तुम मुझ पर इन बच्चों की तलब देखी नहीं जाती, आप मुझसे पहले सब कुछ जो करना चाहते हो कर लेना। इसी बीच बड़ी बेटी को नींद की गोली दे रहा था, वो सोई हुई थी, उसे जगाता है। जब वो नींद की गोली देता है तो पूछती है कि पापा ये सब तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बेटी हमें कहीं बाहर जाना है, हम लोगों को एक साथ चलना है, तो ये सब गोलियां तुम सब खा लो। और बेटी को भी नींद की गोली खिला देता है। इसके बाद पापा बहुत तकलीफ हो रही है, अजीब सी फीलिंग हो रही है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो पापा कहता है कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये गोलियां तुम खा लो। बेटी को उसने नींद की गोली खिला दी, पत्नी को नींद की गोली खिला दी, छोटी बेटी को भी गोली खिला दी और बेटे को भी गोली खिला दी। ये कहानी आगे सुनाने के लिए मुझे भी बहुत हिम्मत चाहिए और आपको भी सुनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि सामूहिक परिवार एक साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्रोग्राम बनाता है, बहुत दर्दनीय है। अब पत्नी जब सो जाती है तो पत्नी का वो गला चौक कर देता है, पत्नी के प्राण निकल जाते हैं पर मौत नहीं हो पाती है। उसके बाद जो बेटी होती है, छोटी बेटी, उनके पास जाता है, उनका भी गला चौक कर देता है और फिर बेटे के पास जाता है और फिर उनको भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। उसके बाद वो ऊपर की मंजिल पर जाता है और बड़ी वाली बेटी होती है उसके पास पहुंचता है और उसके साथ भी वैसा ही करता है जिस तरह उसने नीचे अपनी पत्नी, अपनी छोटी बेटी और बेटे के साथ किया। अब इस वारदात को करने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है और लगभग 3 घंटे तक बाथरूम के अंदर ही बैठा रहता है, बेसुध हालत में। सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, ये मैंने क्या कर दिया, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। चारों को उसने मौत के घाट उतार दिया। वो 5 वर्ष सदस्य होता है, उसे भी वो खत्म करना चाहता था, मतलब वो खुद था और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और 3 घंटे तक अपने आप को बाथरूम में बंद ही रखता है। अब वो सब कुछ अपना तबाह कर चुका था, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा उसके पास नहीं बचा था। तो थोड़ा सा उसके पास घर में जो भी सामान था वो उसको बेचने की सोच रहा था, पर वो उसको बेच नहीं पाता है और स्टेटस लगाता है कि इनके साथ ये 4 लोग खत्म हो गए। वो यहाँ से गायब हो जाता है। साथ में अपना मोबाइल लेके जाता है, मोबाइल लेके निकलता है, स्टेटस लगाता है और उसके भाई अवधेश के पास ये सूचना पहुंचती है और वो सबसे पहले स्टेटस चेक करता है।
उसका भाई अवधेश पड़ोस के मकान में जाकर देखता है तो वहां पर 4 बॉडियां पड़ी हुई थी। वो पुलिस को बुलाता है, पुलिस जल्दकाल पहुंचती है, बॉडियों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए वो जाती है और इसकी लोकेशन ट्रैक करती है। पता चलता है कि रेलवे ट्रैक के पास है, जीआरपी को सूचना देते हैं और जीआरपी से अपने कस्टडी में ले लेती है। अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल हो गया और कत्ल करने वाला कोई नहीं, घर का मुखिया था। कारण था रिश्तेदारों को दिया हुआ पैसा, व्यापार में घाटा और सब कुछ बर्बाद हो जाना। अब इसी साल की बात है, मुकेश की शादी झांसी में रहने वाली लड़की से हुई थी और 1 साल के बाद छोटी बेटी का जन्म हुआ। छोटी बेटी का नाम भाव्या रखा। भाव्या जब हो जाती है उसकी पता चलता है कि उसकी पत्नी को कैंसर की बीमारी है। जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे वह आखिरी पड़ाव की तरफ जा रही थी और उसने अपने रिश्तेदारों को लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर पैसा उपयोग करने के लिए दिया, यूज करने के लिए दिया। रिश्तेदार पैसा खा गए। मकान, दुकान, व्यापार सब कुछ तबाही की तरफ चला गया और उसने अपने परिवार के साथ इस सामूहिक हत्या का विचार अपने दिल में लाया और उसको अंजाम दे दिया। इतनी भयानक घटना को उसने अंजाम देने के लिए अपने दिल दिमाग को कितना कठोर किया होगा और उसके ऊपर क्या बीती होगी जो उसने अपने परिवार को पहले नींद की गोलियां खिलाई और उस घटना को अंजाम दिया। ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दर्दनाक कहानी थी जो मैंने आपको बताई और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी के अंतरात्मा को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 13 नवंबर 2024 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाकी उसकी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसने अपना इकबालिया बयान, अपना इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, पत्नी और बेटे को नींद की गोली खिलाई और बाद में गला दबाकर उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इस कहानी को सुनाते समय मेरी अंतरात्मा हिल गई है। मैं उसके दर्द को महसूस कर सकता हूँ, उस परिवार की तकलीफ को महसूस कर सकता हूँ कि उनके साथ क्या बीती होगी। परेशानियों का, समस्याओं का हल निकलता है, समय के साथ निकलता है। वक्त को बदलने के लिए भी वक्त चाहिए। अगर अच्छा वक्त आया है तो बुरा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त आया तो फिर से अच्छा वक्त आएगा। हर समय एक जैसा नहीं रहता। जीवन में सबके परेशानियां आती हैं, सबकी तकलीफ आती हैं, पर प्रभु ईश्वर ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। किसी न किसी रूप में भगवान हमें जरूर मिलेगा और हमारी मदद करेगा। जो समस्या में हमारी मदद करे वही सबसे बड़ा भगवान है। वो वक्त जिसका साथ दे वो अच्छे को मात दे। वक्त से घबराना नहीं है, सही वक्त, सही समय का इंतजार करना है। बुरा वक्त आज नहीं तो कल निकल जाएगा। रात कितनी ही काली हो, सवेरा जरूर होता है। तो परेशानियों में घबराए ना, अपने और अपने परिवार का सहारा बने। परिवार के साथ ऐसा कोई गलत काम करने की कोशिश ना करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसी कोई अनहोनी घटना को अंजाम ना दें कि जिससे कि पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने कमेंट्स मुझे जरूर करिएगा। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, बिल्कुल बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।